हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। सो इस लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं तो क्विकली कंफर्म करें आपका ऑडियो वीडियो इट्स एक्सेसिबल टू यू। तो क्विकली कंफर्म कर देंगे कि आपका ऑडियो वीडियो ओके है, इट्स एक्सेसिबल टू यू। तो जैसे ही आप कंफर्म करेंगे वी विल बी एबल टू स्टार्ट। तो कर दीजिए कंफर्म क्विकली। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो ये हमारा सेशन बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 7 को रिलेट करता है, रिस्क इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो कुछ रिस्क ऑलरेडी हम लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने लास्ट सेशन का वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लेना। तो जिसमें हम ऑपरेशनल रिस्क तक डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सचेंज रिस्क क्या होते हैं। व्हाट इज एक्सचेंज रिस्क? सो एक्सचेंज रिस्क है which relates to adverse movement in the price of the currencies. Adverse movements in the price of currencies. So we have different currencies. We have say US dollars. We have say Japanese yen. So we have say euro. अगर हमने इनमें पोजीशन बना रखी है, अगर हमारी कोई आउटस्टैंडिंग एसेट या लायबिलिटी है इन करेंसीज के अंदर और इनकी प्राइस में अगर कोई चेंज आता है तो दैट कैन अफेक्ट अस, उसी को हम कहते हैं एक्सचेंज रिस्क। सो एक्सचेंज रिस्क रिलेट करता है वेरिएशन इन द प्राइस, और जब ये वेरिएशन एडवर्स मूवमेंट है यानी हमारे लिए जब ये नेगेटिव है तो फिर ये रिस्क अराइज हो जाएगा। एनी एक्सपोर्टर और इंपोर्टर फेसेस एक्सचेंज रिस्क डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं या जितने भी इंपोर्टर्स हैं वो इस रिस्क को फेस करते हैं। सो व्हाई इट इज सो? बिकॉज एक्सपोर्टर जो है उसने फॉरेन करेंसी को अर्न करना होता है, यानी उसके हाथ में फॉरेन करेंसी आने वाली होती है, और जो इंपोर्टर है उसने फॉरेन करेंसी को स्पेंड करना होता है। तो दोनों के हाथ में फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व रहती है। तो अगर उन फॉरेन करेंसी में जिनमें वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं अगर प्राइस वेरिएशन आता है तो दे आर एक्सपोज्ड टू दिस रिस्क। Invoicing in a currency other than home currency means foreign currency. Strengthening or weakening of currency in which imports are billed, weakening of currency from where competitors import goods or supply goods to same buyer countries etc. could result in exchange risk to the exporter or importer. तो यहाँ पे सोर्सेज दिए हुए हैं कि इंपोर्टर या एक्सपोर्टर को जो रिस्क होने वाला है उसके सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं। तो इन सोर्सेज को हम नोट कर लेते हैं। तो पहला सोर्स है जब इनवॉइसिंग जो की जाएगी, जो बिल काटा जाएगा वो फॉरेन करेंसी में काटा जाएगा। तो दैट इज वन सोर्स ऑफ रिस्क व्हेन इनवॉइसिंग इज इन ए करेंसी अदर देन होम करेंसी। तो अगर अदर देन होम करेंसी है दैट मीन इट इज ए फॉरेन करेंसी। दूसरा रीजन स्ट्रेंथन हो जाना या वीक हो जाना करेंसी का इन विच बिल्स आर ड्रॉन। अगर इंपोर्ट बिल्स हैं जो, सो इंपोर्ट्स आर बिल्ड। तो अगर इंपोर्ट बिल यूएस डॉलर में ड्रॉन है, अगर यूएस डॉलर स्ट्रेंथन होता है या वीकन होता है तो फिर एक्सचेंज रिस्क राइज हो जाता है इंपोर्टर के लिए। तीसरा, वीकनिंग ऑफ द करेंसी फ्रॉम वेयर कंपीटिटर्स इंपोर्ट गुड्स और सप्लाई गुड्स टू सेम बायर और कंट्रीज। तो अगर
उन कंट्रीज की करेंसी वीक हो जाती है जहां से कंपटीटर्स गुड्स इंपोर्ट करते हैं, तो उस केस में उन कंपटीटर्स को जो प्राइस होगी दैट विल बी लेसर, बिकॉज अगर वहां की करेंसी वीक होती है तो देन द इंपोर्टर्स विल बी गेनिंग। तो ये वो सोर्सेज हैं जिसके कारण एक्सचेंज रिस्क अराइज होता है। नो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। आफ्टर गुड्स आर एक्सपोर्टेड वेयर द अमाउंट इज इन्वेस्ट इन ए फॉरेन करेंसी, इट वुड रिजल्ट इन एक्सचेंज लॉस व्हेन पेमेंट इज रिसीव्ड सब्सिक्वेंटली इफ होम करेंसी स्ट्रेंथन्स। तो अगर एक्सपोर्टर ने गुड्स भेजी, लेट अस से गुड्स भेजी उसने यूएसए को, और पेमेंट अभी आना बाकी है। अगर यूएसए का डॉलर वीक होता है तो दैट मीन इंडियन रुपी जो है वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो उस केस में अगर यूएस डॉलर वीक हो गया तो एक्सपोर्टर को लॉस हो जाएगा, और अगर यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग हो गया तो फिर एक्सपोर्टर को बेनिफिट हो जाएगा। सो क्या कहती है हमारी एग्जांपल? आफ्टर गुड्स आर एक्सपोर्टेड वेयर अमाउंट इज इन्वेस्ट इन फॉरेन करेंसी, it would result in exchange loss when payment is received subsequently if home currency strengthens। अगर home currency strong हो जाती है तो that mean foreign currency weak हो जाती है। Similarly, strengthening of home currency to a higher extent as compared to competitors' home currency could also result in better pricing। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल्स को कवर करता है जो हमने यहाँ पे एज ए कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। तो आई थिंक एक्सचेंज रिस्क क्या है, एक्सचेंज रिस्क कैसे अराइज होता है, तो एवरीथिंग इज क्लियर टू यू नाउ। तो अब हम जो रिस्क डिस्कस किए हमने रिस्क, उनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, व्हाट इज क्रेडिट रिस्क? ये आपके ऑप्शन आंसर्स हैं। देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है दैट इज अप्रोप्रिएट क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। रिस्क ऑफ ऑपरेशनल ब्रेकडाउन और फेलियर, रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्रंच और इंसॉल्वेंसी, रिस्क ऑफ इनएबिलिटी टू एक्सपोर्ट और रिमिट प्रोसीड्स ऑफ इन्वेस्टर्स ड्यू टू लीगल अमेंडमेंट्स, risk of default in export or payment due to developments in buyers or sellers country। तो इनमें क्रेडिट रिस्क हम किसको कहेंगे? तो ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर है, नॉन पेमेंट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम और इंसॉल्वेंसी एट द लेवल ऑफ द बायर। व्हाट इज लीगल रिस्क? तो लीगल रिस्क हम किसको कहेंगे? तो ये आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। सो व्हाट इज लीगल रिस्क? किसको कहा जाएगा लीगल रिस्क? सो लीगल रिस्क के लिए हमारा आंसर रहेगा सी, यानी रिस्क ऑफ इनएबिलिटी टू एक्सपोर्ट और रिमिट प्रोसीड्स ऑफ इन्वेस्टर्स बिकॉज ऑफ लीगल अमेंडमेंट। अगर वहां की गवर्नमेंट लॉ में अमेंडमेंट कर देती है जिसके कारण इस प्रकार की प्रॉब्लम आए तो हम उसको कहेंगे लीगल रिस्क। व्हाट इज कंट्री एंड पॉलिटिकल रिस्क? कंट्री रिस्क या पॉलिटिकल रिस्क हम किसको कहते हैं? ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। रिस्क ऑफ ऑपरेशनल ब्रेकडाउन और फेलियर, risk of non-payment because of financial crunch or insolvency, risk of inability to export or remit proceeds of investors because of legal amendment, risk of default in export or payment due to development in buyers or sellers country। तो हम इनमें कंट्री रिस्क या पॉलिटिकल रिस्क को किसको कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 3। So what is the answer for question number 3? तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर रहेगा डी। सो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इन एक्सपोर्ट और
रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट बिकॉज ऑफ बायर्स और सेलर्स के कंट्री में अगर कोई डेवलपमेंट्स होती हैं तो। व्हाट इज ऑपरेशनल रिस्क? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। ऑपरेशनल रिस्क हम किसको कहेंगे? एडवर्स मूवमेंट इन करेंसीज, नॉन पेमेंट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्रंच, इनेबिलिटी टू एक्सपोर्ट या इनेबिलिटी टू रिमिट प्रोसीड्स, या ऑपरेशनल इश्यूज एट बोथ एंड्स और सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस प्लेस। सो ऑपरेशनल रिस्क इनमें से कौन सी ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रही है? तो इट इज ऑप्शन डी विच इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज एक्सचेंज रिस्क? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। एक्सचेंज रिस्क हम किसको कहेंगे? रिस्क ऑफ ऑपरेशनल ब्रेकडाउन और फेलियर्स, risk of non-payment due to financial crunch or insolvency, inability of export या inability to remit proceeds because of legal amendments, या risk of adverse movement in currency values। सो आंसर हमारा डी बनेगा, रिस्क इन एडवर्स मूवमेंट इन प्राइस ऑफ द करेंसीज। What could lead to credit risk? So credit risk किस कारण अराइज होता है? बैन और रिस्ट्रिक्शन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटीज, discordant relationship between countries or fluid political situation, strike at sellers factory or raw material suppliers factory, या non payment because of financial crunch or insolvency। तो कैसे अराइज होता है क्रेडिट रिस्क? क्वेश्चन नंबर 6। So it is because of non-payment because of financial problem or because of insolvency, दिवालियापन। What could lead to legal risk? Legal risk क्यों राइज होता है? तो ये हमारे अलग अलग ऑप्शंस हैं। तो देखिए इनमें कौन सी ऑप्शन आपको बेटर लगती है। बहुत आसान सा आंसर है अगर हम सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड कर लेंगे। और इंडिकेटिव हमारा ऑप्शन आंसर है व्हाट कुड लीड टू लीगल रिस्क। So it is the legal amendments which could result in inability of exporting or remittance of proceeds of the bills। तो ऑप्शन डी। What could lead to country and political risk? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। कंट्री रिस्क या पॉलिटिकल रिस्क कैसे अराइज होता है? बैन और रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी, discordant relations between countries or fluid political situation, strike at sellers factory or raw material suppliers factory, या developments in buyer or sellers country leading to default in export or payments। सो क्वेश्चन नंबर 8 क्या आंसर बनता है? क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर बनता है डी। बायर के कंट्री में या सेलर के कंट्रीज में कुछ ऐसा हो जाना जिसके कारण या तो एक्सपोर्ट नहीं हो पाता या एक्सपोर्ट हो गया उसकी पेमेंट्स नहीं आ पाती, तो उनको हम कहते हैं कंट्री रिस्क या पॉलिटिकल रिस्क। व्हाट कुड लीड टू ऑपरेशनल रिस्क? ऑपरेशनल रिस्क किसके कारण अराइज होता है? तो ये हमारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। बड़ा आसान सा आंसर है जिसको आप बड़ी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आंसर बनता है हमारा ऑपरेशनल इश्यू एट बोथ एंड्स, ऑप्शन डी। व्हाट कुड लीड टू एक्सचेंज रिस्क? एक्सचेंज रिस्क किसके कारण राइज होता है? तो ये हमारे अलग अलग ऑप्शंस हैं। देखिए किसके कारण एक्सचेंज रिस्क राइज होता है।
सो क्वेश्चन नंबर 10, वेरी इजी आंसर। तो ये रिस्क अराइज होता है बिकॉज ऑफ एडवर्स मूवमेंट इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, वैल्यू ऑफ द करेंसी, सॉरी। तो ऑप्शन आंसर डी, वैल्यू ऑफ करेंसीज या प्राइस ऑफ द करेंसीज में जब एडवर्स मूवमेंट्स आते हैं, एक होती हैं फेवरेबल, एक होती हैं अनफेवरेबल। तो यहाँ पे अनफेवरेबल मीन्स एडवर्स मूवमेंट्स। चलिए फ्रेंड्स, ये तो हुए क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कुछ गाइडलाइंस हैं कंट्री रिस्क को लेकर के। वो गाइडलाइंस क्या है, तो उनको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो आरबीआई गाइडलाइंस रिलेटिंग टू कंट्री रिस्क। According to these guidelines, banks are to formulate their own country risk policy and have a system of grading, rating of countries based on set of parameters. तो दो चीज़ें यहाँ पे बताई जा चुकी हैं बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो पहली बात, सारे के सारे बैंक अपनी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करेंगे जो उनके बोर्ड के द्वारा अप्रूव्ड हो। तो उसके लिए वो कंट्री रिस्क की पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे, बनाएंगे। और सेकंड, उसके लिए एक सिस्टम रखेंगे कि जो कंट्री की ग्रेडिंग है या रेटिंग है वो क्या है। तो डिफरेंट कंट्रीज की वो ग्रेडिंग करेंगे, रेटिंग करेंगे, और ये बेस्ड होगा कुछ पैरामीटर्स के ऊपर। सो इट विल बी बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर्स। Where banks do not have their own system of rating of countries, so they can go for country risk rating of ECGC, Export Credit and Guarantee Corporation। तो इनके यहाँ कंट्री रिस्क रेटिंग्स हमें मिल जाते हैं, तो हम उन रेटिंग को हम अडॉप्ट कर सकते हैं अगर हमारे पास अपना रेटिंग का सिस्टम नहीं है। तो दोनों ऑप्शंस हमारे पास आ गई। सो वी कैन हैव आवर ओन ग्रेडिंग और रेटिंग सिस्टम, और वी कैन जस्ट बोरो इट, वी कैन जस्ट अडॉप्ट विच ECGC is already having in place. ECGC groups countries into 7 countries based on their country risk classification. तो ECGC के यहाँ जो कंट्रीज की ग्रुपिंग है वो 7 कैटेगरीज में है, और इसके पीछे उनकी कंट्री रिस्क क्लासिफिकेशन काम करती है। सो ECGC दे ग्रुप, दे सेगमेंट कंट्रीज इनटू 7 कैटेगरीज। और ये किसके बेसिस के ऊपर है? ये जो उन्होंने रेटिंग किया हुआ है डिफरेंट कंट्रीज का, उस क्लासिफिकेशन के बेसिस के ऊपर। Banks are required to make a provision in case of exposures to any one country as on date of balance sheet. So अगर बैंक का एक्सपोजर एक पर्टिकुलर कंट्री में 1% और मोर है इसकी टोटल एसेट्स का, तो उस बैंक को प्रोविजन करना पड़ेगा। तो प्रोविजन की रिक्वायरमेंट कब है? कंट्री रिस्क के केस में। और ये सिचुएशन कब अराइज होगी? अगर किसी पर्टिकुलर बैंक का एक्सपोजर है इन पर्टिकुलर कंट्री। सो बैंक के टोटल एसेट्स हैं लेट अस से 1 मिलियन के, और इनमें से 1.5% एसेट्स एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर है, लेट अस से USA के हैं या कोई और कंट्री के। तो जब भी ये एक्सपोजर बैलेंस शीट डेट को 1% या उससे ज़्यादा होगा, टोटल एसेट का 1% और मोर, तो उस बैंक को प्रोविजन करना होगा द प्रोविजन एज ए कंट्री रिस्क। Now, country risk exposure of a bank shall include exposure by way of nostro balance abroad। अब जब हम कंट्री रिस्क में एक्सपोजर की वैल्यू को लेंगे, तो एक्सपोजर वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें कौन कौन से पैरामीटर्स को अकाउंट फॉर करना होगा?
सो नंबर 1, जो हमारे नॉस्ट्रो अकाउंट में बैलेंस है उस कंट्री के अंदर, सो बैलेंसेस इन नॉस्ट्रो अकाउंट उस कंट्री के अंदर, उस कंट्री के अंदर हमने अगर डिपॉजिट रखे हुए हैं, डिपॉजिट्स प्लेस्ड इन दैट कंट्री, तीसरा, अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उस कंट्री के अंदर सिक्योरिटीज एटसेट्रा में, जैसे बॉन्ड्स हो सकते हैं, डिबेंचर्स हो सकते हैं, या लैंडिंग किया हुआ है कॉर्पोरेट्स ओवरसीज को, कंट्री के बाहर की कंपनीज हैं, अगर हमने उनको लैंडिंग किया हुआ है, या हमारा ट्रेड फाइनेंस एक्सपोजर है, तो बायर्स क्रेडिट, सेलर्स क्रेडिट, अगर उसमें हमारा किसी प्रकार का एक्सपोजर है, तो उन सभी एस्पेक्ट्स को टोटल एक्सपोजर कैलकुलेट करते समय अकाउंट फॉर किया जाएगा। सो आई होप यहाँ तक हर चीज़ को हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो स्माइलिंग आइकन को पोस्ट करके कंफर्म कर दीजिए। सो कर देंगे कंफर्म क्विकली बाय पोस्टिंग स्माइलिंग आइकन that everything is understood to you properly. Now factors which need to be assessed while reviewing country risk. So कौन कौन से फैक्टर्स हैं तो जिनको असेस किया जाएगा जब कंट्री रिस्क को रिव्यू किया जाएगा। तो ये रिव्यू एक कंटिन्यूइंग एक्सरसाइज है। तो रिस्क को रिव्यू करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस के ऊपर ये रिव्यू किया जाएगा। सो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी इन दैट कंट्री, उस कंट्री के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या इंस्टेबिलिटी की क्या पोजीशन है। सो दिस इज वन फैक्टर। इंटरनेशनल रिलेशंस उस कंट्री के दूसरे कंट्रीज के साथ क्या है। इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफ दैट कंट्री विद अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ दैट कंट्री, उस कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है। उस कंट्री का जीडीपी क्या है, जीडीपी में ग्रोथ रेट्स क्या रहते हैं। सो जीडीपी का साइज क्या है, जीडीपी का कंपोजिशन क्या है, जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या है। तो इसमें तीनों एस्पेक्ट आ जाएंगे, साइज ऑफ जीडीपी, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी एंड ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। नो, उस कंट्री में इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्या है, बिकॉज कंट्रीज हैविंग हायर इन्फ्लेशन, तो वहां इनस्टेबिलिटी होगी। एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी, उस कंट्री की जो फॉरेन करेंसी है उसका जो एक्सचेंज रेट है उसमें फ्लक्चुएशंस कितनी है, वॉलेटिलिटी कितनी है। लेवल ऑफ फॉरेन ट्रेड, उस कंट्री का फॉरेन ट्रेड जिसमें इंपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, गुड्स के भी और सर्विसेज के भी। तो लेवल ऑफ फॉरेन ट्रेड उस कंट्री का कितना है। उस कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन क्या है। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम जो ट्रेड ट्रांजैक्शंस हैं उनको भी लेते हैं, जो कैपिटल ट्रांजैक्शंस हैं उनको भी लेते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशन क्या है। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल है किसी कंट्री का तो इट मीन वहां की कंट्री स्ट्रांग रहेगी। एक्सटर्नल डेट, उस कंट्री का बोरिंग कितना है फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड।
तो आउटसाइड द कंट्री, उस कंट्री ने बोरो अमाउंट कितना, तो ये बोरिंग गवर्नमेंट बोरिंग हो सकती है, सो ये कॉर्पोरेट बोरिंग हो सकती है। इंटरनेशनल रिजर्व्स कितने हैं उसके पास, जिसको हम फॉरेन करेंसी रिजर्व्स कहते हैं। तो उस कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की पोजीशन क्या है। उस कंट्री का IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसका कोटा क्या है। तो ये कोटा, ये जो फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स हैं उसमें भी रिफ्लेक्ट हो जाता है, इट इज पार्ट ऑफ दैट। सो IMF का कोटा क्या है। उस कंट्री की इंटरनेशनल रेटिंग क्या है। सो कई एजेंसीज हैं, रेटिंग एजेंसीज, मूडीज हैं, स्टैंडर्ड एंड पुअर हैं, फिश रेटिंग है। तो उस कंट्री की इंटरनेशनल रेटिंग क्या है। AAA है, AA है, A है, BBB है। पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड ऑन पेमेंट्स, क्या वो कंट्री कभी डिफॉल्ट किया ऑन द पेमेंट्स। तो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड ऑन पेमेंट्स। एंड लास्ट में ओवरऑल असेसमेंट। तो ये सारे के सारे वो फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस के ऊपर किसी भी कंट्री के कंट्री रिस्क को रिव्यू किया जाता है। Now, Reserve Bank of India suggested that banks can have their own system for assessing country risk. That means they can set their own parameters for categorizing the risk according to the country. So Reserve Bank of India ने ये डायरेक्शन दिया है या ये डिस्क्रिशन दिया है बैंकों को कि वो अपना सिस्टम सेटअप कर सकते हैं और अपने पैरामीटर सेटअप कर सकते हैं। सो बैंक्स नॉट हैविंग दिस, तो वो ECGC का जो पब्लिश होते हैं क्लासिफिकेशन उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। पहले हम नोट कर चुके हैं इस पार्ट को। ECG जो है जो 7 फोल्ड क्लासिफिकेशन मेंटेन करता है, तो तकरीबन उसमें 240 कंट्रीज के आसपास वो ये क्लासिफिकेशन करता है। सो ECGC का ये क्लासिफिकेशन लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज का है, प्रेजेंटली 239, और ये चेंज होता रहता है। It updates and publishes the country risk classification on quarterly basis. तो हर क्वार्टर में ये इसको पब्लिश भी करता है और अपडेट भी करता है। सो कंट्री रिस्क क्लासिफिकेशन का जो अपडेशन है और इसका जो पब्लिकेशन है, इट इज ऑन ए क्वार्टरली बेसिस। कंट्री रिस्क क्लासिफिकेशन आप लास्ट कभी भी ECGC की वेबसाइट के ऊपर जाके देख सकते हैं। तो यहां पे 207 कंट्रीज ओपन कवरेज कैटेगरी में है जिनका रिस्क क्लासिफिकेशन A1 से लेके B2 है। 207, हम बात कर रहे हैं 31 दिसंबर 2021 की। इसको आप कभी भी अपडेट कर सकते हैं। 22 कंट्रीज उनका रेटिंग था C1 और C2 और उनको प्लेस किया गया रिस्ट्रिक्टेड कवर ग्रुप 1 के अंदर। 10 कंट्रीज का रेटेड D था जिनको प्लेस किया गया रिस्ट्रिक्टेड कवर कैटेगरी ग्रुप 2 के अंदर। तो एक हो गया ओपन कवर कैटेगरी जिसमें जो रेटिंग A1 से लेके B2, और फिर रिस्ट्रिक्टेड कवर के 2 ग्रुप हो गए, ग्रुप 1 ग्रुप 2। सो ग्रुप 1 के अंदर वो कंट्रीज जिनका रेटिंग C1 से C2 है, और ग्रुप डी के अंदर जिनका रेटिंग D है वो 10 कंट्रीज हो गए। ECGC की ये 7 क्लासिफिकेशन कैटेगरीज कौन सी हैं। सो A1 ये इनसिग्निफिकेंट रिस्क की कैटेगरी है, यानी कोई रिस्क नहीं वर्चुअली। A2 लो रिस्क कैटेगरी, B1 मॉडरेटली लो रिस्क, B2 मॉडरेट रिस्क, C1 मॉडरेटली हाई रिस्क, C2 हाई रिस्क, और D वेरी हाई रिस्क।
तो ये 7 रिस्क कैटेगरीज हैं जिनको ECGC फॉलो करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनुअल रिव्यू, क्वार्टरली रिव्यू। चलिए फ्रेंड्स, इसके साथ आज के इस सेशन को हम वाइंड अप करते हैं, लेकिन वाइंड अप करने से पहले आई वुड लाइक टू शेयर कि आज के सेशन के साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उस क्वेश्चन को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। सो वीडियो का कमेंट बॉक्स आपको ऑलवेज अवेलेबल रहता है, लेकिन अगर आपकी कोई अदर क्वेरी है तो उसके लिए आप इस ईमेल आईडी के ऊपर हमें मेल कर सकते हैं, या अगर आपने हमारी ऐप को NS Tour ऐप को अगर आपने इंस्टॉल करके रखा हुआ है तो इसके मैसेज बॉक्स में भी आप अपना मैसेज टाइप कर सकते हो। सो वी विल सूटेबली रिप्लाई एंड हेल्प यू। तो चलिए अब आज के सेशन को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।